आप लोग को आर्टिकल 40 तक बता दिया था पिछले क्लास में। चलिए अब शुरुआत करते हैं 41 से। ठीक, देखिए अनुच्छेद 41 में क्या है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे काम, शिक्षा व लोक सहायता की। ठीक, तो देखिए इसमें कहा गया कि सरकारी सहायता कुछ दशाओं में दिया जाएगा। ठीक, वो भी जैसे कि काम, शिक्षा और लोक सहायता के रूप में। ठीक, देखिए सरकार ऐसा कार्य करने का प्रयास करता है जिसमें लोगों को ज्यादातर रोजगार मिल सके। ठीक, और देखिए शिक्षा में भी बढ़ावा देती है सरकार, शिक्षा में भी बढ़ावा देती है। ठीक, स्टेट शिक्षा में भी बढ़ावा देता है। और देखिए लोक सहायता भी करता है, लोक सहायता भी करता है जैसे देखिए जो पेंशन मिलता है, जो पेंशन मिलता है जैसे कि विधवा पेंशन हो गया और वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? लोक सहायता के अंतर्गत आएगा। ठीक, जैसे देखिए मान चलिए वृद्धा पेंशन, ये वृद्धा पेंशन हो गया। ठीक, और आपका विधवा पेंशन, विधवा पेंशन। ठीक, और जो सरकारी राशन मिलता है, राशन, राशन। ठीक, ये जो राशन मिलता है ये भी किसके अंतर्गत आएगा? इसमें आपका लोक सहायता के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। ठीक, जो राशन मिलता है। तो देखिए जो गरीब लोग हैं, स्टेट यानी सरकार उसको क्या करता है? लोक सहायता देता है, राशन प्रोवाइड करता है, नहीं करता है राशन सभी। देखिए राशन महज 1 या 1.5 रुपए किलो आपको देती है सरकार, जो सरकारी गल्ला मिलता है। तो 1-1.5 रुपए मिलता है, तो उसमें बताइए आपको सस्ते में ही प्रोवाइड कर रहा है नहीं, लोक सहायता दे रहा है नहीं दे रहा है। और तो जो वृद्ध लोग हो गए हैं, जो मतलब कार्य नहीं कर पाएंगे यानी 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, तो उनके लिए सरकार क्या कर रहा है? उनके लिए भी व्यवस्था की है भाई, उनको भी वृद्धा पेंशन दे रही है। और जिनके जो महिला है, महिला पति यदि डेथ हो जाता है तो उनके लिए भी सरकार विधवा पेंशन देती है। और देखिए इसमें जैसे जो हैंडीकेप लोग हैं, हैंडीकेप लोग रहते हैं, उनके लिए भी सरकार क्या करती है? सुविधा करती है। उनके लिए भी वाली साइकिल प्रोवाइड करती है, 3 पहिए वाली साइकिल प्रोवाइड करती है, जिससे हाथ से चलाकर वह कहीं आ जा सके। तो सरकार सुविधा दे रही नहीं दे रही? बिल्कुल दे रही कुछ। लेकिन देखिए इसमें कहा गया कि कुछ दशाओं में, तो सरकार कुछ ही दशाओं में ये सब सुविधाएं देती है। ठीक, अभी देखिए जैसे कि और जैसे जो हैंडीकेप लोग रहते हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं होती है। आप देखेंगे जैसे कहीं आप जाएंगे, मान के चलिए जैसे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा ना, तो जो हैंडीकेप लोग रहते हैं वहाँ पे ऐसे 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 करके बना रहता है ऊंच सा। तो लोग क्या करते हैं, जो हैंडीकेप लोग रहते हैं भाई स्टिक तो लिए रहेंगे, मान के चलिए जैसे आँख से थोड़ा कमजोर है, आँख नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, तो स्टिक से पता कर लेते हैं हाँ हमको यहीं तक इसी के माध्यम से हमको आगे जाना है। तो यहाँ से बड़ा सा बना रहता है, वहाँ ऐसे गोला गोला बड़ा तक बना रहता है ऐसे। ठीक, तो उन क्या करते हैं वो लोग ऐसे भाई लाठी तो लिए रहते हैं, उसी के इशारे से आते रहते हैं। और जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको पता हो जाता है बस हमको यहीं तक आना है, इसके आगे हमको नहीं जाना। ठीक, तब यहीं से भाई उनको देखिए जो स्टेट होता है ना, वहाँ पे कर्मचारी रखा रहता है एयरपोर्ट पे। जैसे कि अब हैंडीकेप लोग हैं तो उनके लिए व्यवस्था करता है कि जैसे जो पैर से हैंडीकेप है, दिव्यांग है, तो उनके लिए क्या करता है, उनके लिए एक व्हील चेयर होता है, व्हील चेयर, उस पर क्या करता है, उसको बैठाता है। ठीक, उसको बैठा के और जो हवाई जहाज होता है उसके पास तक ले जाया जाता है। ठीक, अगर दूर हवाई जहाज है तो उसके लिए अलग सुविधाएं होती है, जैसे बस लगा रहता है, तो 2 लोग आएंगे, हैंडीकेप व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठा रहेगा, उठा के बस में रख देंगे और फिर वहां पहुंचने के बाद उतार देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वहां एयरपोर्ट पर ले जाके उसको हवाई जहाज में बैठा देते हैं। ठीक, तो कुछ दशाओं में विशेष सुविधाएं सरकार देती है, यानी स्टेट सुविधाएं देती है। ठीक, तो देखिए अगर ये सरकार सुविधा न दे तो आप क्या करेंगे? आप कुछ कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार देगी या नहीं देगी। अगर सरकार जैसे मान चलिए जो पेंशन दे रही है, पेंशन, विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन अगर रोक दे तो क्या करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार पर निर्भर करता है। अगर सरकार के पास भाई कोष में खजाना है, उस वित्त है, तो क्या करेगा, वो लोगों को प्रोवाइड करेगा, सुविधाएं देगा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम प्रकार की सुविधाएं देगा, लोक सहायता करेगा। अगर नहीं है तो नहीं करेगा, वो सरकार के ऊपर, स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कुछ दशाओं भाई सरकार सहायता कर रहा है, आप देख लीजिए, आप वास्तव में कर रहा है। ठीक, तो इसमें आपको 41 समझ आए,
कुछ दशाओं में सरकारी सहायता पाने का उपबंध है, इसमें वृद्धा पेंशन और राशन ये सब तमाम सुविधाएं मिलता है। ठीक, तो 41 आप लोग को समझ है। अब 42 बताएं, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 42 यानी अनुच्छेद 42। देखिए इसमें कहा गया काम की न्याय संगत मनोचित दशा व प्रसूति सहायता। ठीक, प्रसूति सहायता पाने का उपबंध। इसमें ध्यान दीजिए क्या क्या कहा गया। काम की न्याय संगत मनोचित दशा व प्रसूति सहायता पाने का उपबंध बताया गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी काम हो उसके जरिए न्याय होना चाहिए। ठीक, न्याय संगत यानी जस्टिस होना चाहिए। ठीक, तो न्याय की संगत। और मनोचित दशा है, मनोचित दशा यानी उसके शारीरिक क्षमता के हिसाब से उससे कार्य लेना। ठीक, यानी देखिए इसको समझिए आप कैसे। जैसे देखिए क्या होता है ना, जैसे जो सरकारी मतलब जॉब होते हैं उनमें उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं क्या होता है कि फील्ड वर्क थोड़ा हार्ड होता है। ठीक, जो फील्ड वर्क होता है वो थोड़ा कठिन होता है। ठीक, जैसे ग्रुप डी में रेलवे डिपार्टमेंट और सिपाही उपाही जो होते हैं पुलिस, ये सब में क्या होता है अगर फील्ड वर्क में आपका ड्यूटी लग गया तो उसमें थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कहा गया जब अगर किसी कर्मचारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक, किसी कर्मचारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उस समय क्या होगा कि वहाँ उस अधिकारी उस कर्मचारी के ऊपर ध्यान देगा। भाई उस कर्मचारी क्या करेगा, फील्ड वर्क से हटाकर ऑफिस में लगा देगा या पेपर वर्क जो ज्यादा कठिन कार्य न हो उसमें लगा देता है उसका ड्यूटी। ठीक, तो देखिए सरकार प्रत्येक स्टेट से कहता है, जो सरकार होती है वह प्रत्येक स्टेट से कहता है कि जो भी आपके अंतर्गत कर्मचारी हैं, ठीक, जो भी आपके अंतर्गत कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, उसके स्वास्थ्य को ध्यान रखना होगा। ठीक, मान के चलिए देखिए जो ग्रुप डी में जैसे कोई व्यक्ति है और वह कार्य कर रहा है, फील्ड वर्क में लगा है उसका ड्यूटी, फील्ड वर्क में थोड़ा हार्ड वर्क होगा तो उसमें क्या हो, मान चलिए उस व्यक्ति को टाइफाइड मलेरिया हो गया। ठीक, और टाइफाइड मलेरिया हो गया, अब भाई उसका शरीर स्वस्थ तो है नहीं उस समय और उसको धूप में लगा दिया गया काम करने के लिए, तो बताइए अब धूप में वो कार्य कर रहा है तो क्या एबल हो पाएगा, नहीं, तो दिक्कत होगा ना। इसलिए क्या होगा कि सरकार ने कहा भाई अगर उसका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो उसको क्या करिए आप फील्ड वर्क से हटा के जो कार्य कठिन ना हो, ठीक, उसमें आप लगा दीजिए। जैसे ऑफिस में लगा दीजिए, पेपर वर्क के लिए लगा दीजिए, इन सब कार्यों में लगा सकते हैं। ठीक, लगा दीजिए जिससे वह ठीक होने के बाद फिर से उसको पुनः वही फील्ड वर्क में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो उस समय आप क्या करिए उसको फील्ड वर्क से हटा दीजिए। ठीक, कहीं जो नॉर्मल कार्य हो, नॉर्मल वर्क हो उसमें आप उसको लगा दीजिए। अगर वह ठीक हो जाता है फिर उसके बाद आप वहाँ पे लगा दीजिए। ठीक, एक बार क्या हुआ ना, बिहार में क्या हुआ, एक सिपाही महिला थी और उसको जो है कि डेंगू हो गया था, डेंगू। तो वह क्या की भाई उसका डेंगू हो गया, शरीर जो है कि स्वस्थ तो रहेगा नहीं उस समय, तो वह क्या की मतलब कि जो है कि वह लड़की क्या की अपने जो सीनियर थे, एसपी थे सीनियर, तो उनको लेटर लिखी सर मुझको डेंगू हो गया है और हमको फील्ड वर्क से हटाकर हमें कहीं ऑफिस में ड्यूटी लगा दीजिए, पेपर वर्क के लिए लगा दीजिए, जो कठिन वर्क ना हो वहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए कुछ समय के लिए। तो क्या हुआ, एसपी कुछ भी नहीं बोला, फिर वह लिखी लेटर, फिर वह एसपी कुछ नहीं बोला, ऐसे करके वह बेचारी जो है 4 बार लेटर भेजी, लेकिन एसपी कुछ सुनता ही नहीं था। कहता अभी हम बिजी हैं, अब चुनाव का माहौल आ रहा है, ये सब कार्य तुम्हें तो करना होगा, अभी हम व्यस्त हैं, अभी फिलहाल आपको नहीं चेंज कर सकते, आपका ड्यूटी ऑफिस या पेपर वर्क नहीं लगा सकते, ऐसा कहा। और वह जो है महिला 4 बार लेटर लिख के और मर गई हो और उसका चेंज नहीं किया, यानी उसको जो है कि दफ्तर या नॉर्मल वर्क पे नहीं लगाया और वह फील्ड वर्क में कठिन कार्य करते हुए मर गई, उसका डेथ हो गया। तब उसके बाद क्या हुआ, सिपाही महिलाएं थी वो एसपी ऑफिस में जाके सब थूर थार मचा दिया, मचा भी देंगे, काहे नहीं मचाएंगे भैया। अगर आपको शक था, भले ही आप एसपी हो तो माने आप इंसानियत भूल जाओगे। एसपी थे भाई, आपको शक था नहीं ये झूठ बोल रही, तो उसका पेपर ले लेते, आप रिपोर्ट ले लेते, डॉक्टर को जांच कराते, दिखाते भैया हाँ सही है कि नहीं है, सही होता तो फिर आप पेपर वर्क या नॉर्मल कार्य पे लगा देते, नॉर्मल वर्क पे लगा देते। लेकिन नहीं, एसपी है, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, सीनियर है हमेशा सही है, राइट है, तो नहीं बदला।
आके महिला सब ऑफिस में थूड़ थाड़ मचा दे। फिलहाल मामला शांत हुआ, तो अब इसके लिए बताइए क्या उसके घर वाले या कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? नहीं जाता है, कोई नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, नहीं जाएगा, क्योंकि पहले इसमें आर्टिकल 37 में कह दिया गया है, 37 में कह दिया भाई आप इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक, वह स्टेट के मामला पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, फिलहाल कोई कार्य कर रहा है, उस पर लेट हो रहा है तो इस पर जांच कर सकती है, लेकिन अदर मामला पे वह जांच नहीं कर सकता। ठीक, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके लिए आपको छूट नहीं है। अगर देखो काहे छूट दे भैया आप, ये तो स्टेट है ना, काहे दे छूट? अगर छूट भी दे दिया तो क्या होगा जानते हैं? थोड़ा सा दांत दर्द करा, जाने दीजिए, आज ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। गर्दन दर्द हो रहा है, आज ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। सर दर्द करा है, ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। नाखून उखड़ा है, नहीं जाएंगे। लो अजीब अजीब से नखड़ा आने लगेगा, इसलिए कहा भैया इसके लिए कोई छूट नहीं होगा। ठीक, इसलिए इसमें छूट नहीं दिया जाता। ठीक, तो आपको ये मनोचित दशा समझ आया कि नहीं समझ आया? मनोचित दशा यानी से किसी व्यक्ति का शरीर जो है स्वस्थ नहीं है, उसको कोई दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो उससे फील्ड वर्क नहीं कराना है, हार्ड वर्क नहीं कराना है। ठीक, उसको उस समय नॉर्मल वर्क पर ड्यूटी लगा देना है। जब वह सही हो जाए फिर उसके बाद उसको पुनः उसी ड्यूटी पर लगा देना है। ठीक, यानी मनोचित दशा के अनुसार उससे काम कराना है। ठीक, तो ये मनोचित दशा समझ आ गया। अब देखिए अगला है क्या? प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता। ठीक, देखिए प्रसूति सहायता क्या होता है? इसमें कहा गया कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके लिए कहा गया कि भाई उनको सरकार की तरफ या स्टेट की तरफ से कुछ न कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। ठीक, सरकार देती भी है, सुविधा भी देती है। तो इसमें देखिए जो मतलब कि अमूमन जो होता है, जो बच्चा होता है वो 9 महीने में लगभग पैदा हो जाता है। ठीक, 9 महीने तक उसको समय लगता है, उसके बाद वह पैदा हो जाता है। ठीक, तो विज्ञान कहता है कि किसी भी महिला से क्या है, बच्चा पेट में है, 6 महीना समय बीत गया है, उसके बाद से उसको हार्ड वर्क नहीं कराना है। ठीक, उसके बाद उसको हार्ड वर्क नहीं कराना है। ठीक, इसीलिए क्या हुआ, जो महिला सरकारी जॉब पे रहते हैं, सरकार उसको 6 महीना हो गया यानी 3 महीना बचा होता है, तो 3 महीना पहले से ही क्या करता है, उसको छुट्टी देता है। सरकार जो है किसी भी महिला को जो सरकारी जॉब करती है उसको 3 महीना पहले ही छुट्टी दे देता है और 3 महीना बाद तक छुट्टी देता है। 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक, यानी पूरा 6 महीना उस महिला को छुट्टी दिया जाता है। देखिए प्रत्येक स्टेट जो है अपना नया नया नियम रेगुलेट किया हुआ है, अपना जो भी स्टेट है हर जगह अलग अलग नियम है। अभी आप केरल में देखेंगे, केरल में तो केरल में क्या होता है, जो मासिक धर्म होता है उसके लिए भी महीना में 4 दिन की छुट्टी देता है। सोचिए केरल में क्या है, 4 दिन अलग से उसको छुट्टी मिलता है, महीना में 4 दिन। तो भाई हर स्टेट का अलग अलग नियम रेगुलेट है, तो अलग अलग है। ठीक, तो इसमें क्या किया, सरकार प्रसूति सहायता भी देती है। ठीक, और देखिए उसके दौरान जो 6 महीने छुट्टी मिलता है उस महिला को, यानी 3 महीना बच्चा पैदा होने से पहले और 3 महीना बाद, उसमें सरकार क्या करती है, इसके वेतन को नहीं काटता है, उसके वेतन भी पूरा देता है। ठीक, और देखिए ज्यादातर चांस होता है जो महिला अगर सरकारी जॉब पे है ना, लगभग 90% 90% चांस होता है कि उसका पति भी सरकारी जॉब पे होगा। 90% निश्चित है कि उसका पति भी सरकारी जॉब पर होगा। तो देखिए इसको महिला को तो मिल ही गया, ये प्रसूति सहायता के अंतर्गत उस महिला को तो 3 महीना पहले 3 महीना बाद में मिल ही गया छुट्टी। तो उसके पति को भी क्या करता है सरकार, उसके पति को भी 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक की छुट्टी देता है। देखिए 15 दिन पहले छुट्टी दे देता है कि भाई उस महिला को ले जाए डॉक्टरी में, जांच पड़ताल करवाए और जो है कि दवा ये सब करवाए, इसलिए 15 दिन पहले छुट्टी देता है। और 15 दिन बाद भी छुट्टी दे, बच्चा पैदा होने के 15 दिन बाद भी छुट्टी दे देता है उस पुरुष को। ठीक, उस पुरुष को भी छुट्टी देता है 15 दिन और बाद तक। भाई दवा जो बच्चा होता है तो भाई उसके लिए थोड़ा बहुत मतलब रिलीफ करने के लिए, कवर होने के लिए दवा ये सब लाना पड़ता है, तो भाई वही लाएगा ना। और बच्चा पैदा हो तो मिठाई उठाई तो बांटेगा ही ना, छठारा बरही हो रही ये सब तो करबे करेगा ना, तो इसलिए जो है छुट्टी भी उसको भी 15 दिन का और मिल जाता है। ठीक, उसके दौरान भी उसका जो है सैलरी नहीं काटती है सरकार। ठीक, तो प्रसूति सहायता आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? ठीक, प्रसूति सहायता में आपको समझ आया कि कोई प्रेग्नेंट महिला है उसको सरकार क्या करेगी,
बच्चा होने से पहले ही छुट्टी दे देगा और बच्चा होने के बाद भी कुछ समय के लिए छुट्टी देता है, जैसे कि वह कवर कर सके, रिलीज हो सके। ठीक, तो प्रसूति सहायता आपको समझ है, काम की न्याय संगत मनोचित दशा और प्रसूति सहायता 42 में यही है। तो आपको 42 आर्टिकल समझ है, समझ आ गया। अब आगे चलें, चलिए देखिए अब 43 में कहा गया कि निर्वाह योग्य मजदूरी किसके लिए, कर्मकारों के लिए, यानी जो मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग। ठीक, तो मजदूर लोगों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी समझिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि प्रत्येक स्टेट अपने कर्मकारों को ध्यान रखेगा कि उसको इतना सैलरी दिया जाए कि उसका परिवार संचालन हो जाए। ठीक, उसका परिवार का निर्वहन हो जाए, उसका परिवार बेहतरीन तरीके से चल सके। अब ऐसा नहीं आप किसी व्यक्ति से 12 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं और दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, तो क्या उसका परिवार चल सकता है उतने रुपए में? नहीं चलेगा। महीना में आप 4000 5000 रुपये दे रहे हैं, उसका परिवार चलेगा इतने में? नहीं चलेगा। तो उसके लिए सरकार का भाई अब प्रत्येक स्टेट इसका विशेष ध्यान रखेगा कि कोई भी मजदूर हो, कोई भी कर्मकार हो, उसको निर्वाह योग्य मजदूरी देना है, जिससे उसका परिवार संचालन हो सके, परिवार का निर्वहन हो सके। ठीक, तो सरकार देती भी, अब आप कहीं भी देख लीजिए, सरकार प्रत्येक हर स्टेट जो है निर्वाह योग्य मजदूरी देती है। ठीक, प्राइवेट में भी लगभग दिया जाता है, प्राइवेट भी जो है स्टेट है उसमें भी लगभग देते भी हैं। ठीक, देते हैं। लेकिन और देखिए जैसे कि कुछ दुकान वाले होते हैं, बड़ा जो मार्केट होता है ना, वहाँ दुकान पर क्या करते हैं, वहाँ पे किसी मजदूर को रोक लेते हैं और उस बेचारे से बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा, और उचित पैसा भी नहीं देते हैं। ज़्यादा ज़्यादा महीना 4000 5000 देंगे। अब उतने से बेचारे का परिवार कैसे चलेगा? आप ही बताइए, उतने चल सकता है? नहीं चलेगा। तो क्या होता है, देखिए जो दुकान होता है लगभग 8 बजे खुल जाता होगा। ठीक, 8 बजे खुल जाता है और उस व्यक्ति से क्या करता है, 8 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक कार्य करवाते हैं। ठीक, अब सोचिए 14-15 घंटा उससे कार्य करवा रहे हैं और थोड़ा पैसा दे रहे हैं, तो दिक्कत होगा नहीं? दिक्कत होगा। और बीच में उसको छुट्टी भी नहीं देते हैं। तो इसलिए सरकार कहा भाई कोई भी मार्केट हो, कोई भी बाजार हो, उसमें क्या होगा, एक दिन वो बाजार बंद होना ही चाहिए। छुट्टी नहीं दे रहा था, पहली बात जो मजदूर रखा था वो दुकानदार छुट्टी दे ही नहीं रहा था। अब जब नहीं दे रहा था तो उसके लिए सरकार का एक दिन बंद करा दो मार्केट। जब बंद रहेगा तो फिर उसको एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगा, आराम से रिलीफ कर लेगा एक दिन। तो क्या हुआ, सरकार प्रत्येक स्टेट को कहा भाई जो आप मतलब उसके अंतर्गत जो भी अधिकारी थे, लोकल स्थानीय अधिकारी थे, उससे कहा भाई आप क्या करिए, अपने जहाँ पर भी आप हैं, आपके अगल बगल जो भी बड़ा मार्केट है उसको आप बंद करवाइए। ठीक, उसको क्या करिए, एक दिन के लिए बंद करवाइए। ठीक, तो बंद होने लगा। अब नहीं बंद होता था तो पुलिस छापा मारती थी। अब फिलहाल अब हर जगह आप देखेंगे, आप अपने भी क्षेत्र में देखते होंगे, जो भी बड़ा, छोटा नहीं, जो बड़ा मार्केट होता है, अब 2-4 दुकान लगा लिए तो माने बड़ा मार्केट हो गया, ये तो बंद नहीं होगा। तो इसको क्या बंद करेंगे, जो बड़ा मार्केट होता है ना, उसको आप देखेंगे सप्ताह में एक दिन जरूर ही बंद होता होगा, एक दिन बंद रहता है, पक्का बंद रहता है, श्योर है बंद होता होगा। आप अपने अगल बगल देखते होंगे जो भी बड़ा, थोड़ा बड़ा मार्केट है तो वो बंद होता होगा। अब ऐसा नहीं कि 4 गो 5 को दुकान लगा लिए तो बड़का मार्केट बना लिए, तो वो थोड़ी ना बंद होगा। जो बड़ा सा मार्केट है वहाँ पे बंद होता है। ठीक, बंद किया जाता है। लेकिन हाँ देखिए वहाँ का जो नियम, वहाँ का नियम, हर जगह नियम अलग होता है कि भाई किसी का मंडे का दिन बंद होता है, किसी को संडे का दिन बंद होता है। हर जगह वो स्थानीय लोगों पर निर्भर करता है किस दिन बंद किया जाए। तो अलग अलग डेट को बंद करते हैं लोग, अलग अलग दिन को बंद करते हैं। ठीक, लेकिन आप देखेंगे बंद पक्का होता है। ठीक, जो भी बड़े मार्केट है सप्ताह में एक दिन बंद होता है। ठीक, तो और इसके ये 43 आपको समझ आ गया, यानी इतना मजदूरी, इतना पैसा दिया जाए कि उसका घर परिवार चल सके, उस मजदूर का घर परिवार चल सके। ये 43 समझ है। और 43 का में भी 43 का भी इसी में लाया गया कि उद्योग प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, जो भी उद्योग है उसके प्रबंधन में कर्मकारों यानी मजदूरों की भागीदारी होना है। ठीक, मजदूरों की भागीदारी होना है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 44 में कहा गया नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक, देखिए ये जो सिविल संहिता होता है ना, ये शादी विवाह के लिए होता है। ठीक, शादी विवाह के मैटर पर ये लगता है। देखिए
भारत में 3 प्रकार के संहिता हैं। देखिए, एक होता है आचार संहिता, एक दंड संहिता और एक सिविल संहिता। देखिए, जो दंड संहिता होता है, दंड संहिता, जैसे आपने कोई अपराध किया है, ठीक, आपने कोई अपराध किया है तो उस पर क्या लगेगा, उस अपराध के दौरान आप अपराध कर दिए तो उसके लिए क्या लगेगा, दंड संहिता लगेगा। क्या लगेगा, दंड संहिता। इसी में पुलिस कचरती है बढ़िया सी, इसी में बहुत मार मारती है, ठीक। और उसके बाद दूसरा क्या है, आचार संहिता। आचार संहिता, तो आचार संहिता में क्या होता है कि आचार संहिता में जैसे जब चुनाव का माहौल आता है, चुनाव होता है, चुनाव, तो उसमें क्या होता है, आचार संहिता लग जाता है। क्या लगता है, आचार संहिता। आचार संहिता में ना आप जो है कि जब आचार संहिता लग जाएगा तो आप 2 आदमी से ज्यादा आप इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं 4-5 लोग एक जगह खड़ा हो जाए तो उस समय आप इकट्ठा नहीं हो सकते, ठीक। एक बार क्या हुआ जानते हैं, उस समय चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति हो जाती है ना कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उस समय बहुत ज्यादा उसके पास शक्ति हो जाता है, ठीक। एक बार जो है कि मान के चलिए कोई विधायक है, विधायक अगर उसको डीएम आदेश दिया है कि आप 10 गाड़ी लेके प्रचार कर सकते हो, ठीक, 10 गाड़ी लेके प्रचार कर सकते हो, तो वह 11 गाड़ी लेके प्रचार नहीं कर सकता है, ठीक। आचार संहिता में आचार संहिता भाई इतना खतरनाक होता है ना, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर डीएम का दिया तुम 10 गाड़ी लेके प्रचार करोगे, इससे ज्यादा नहीं करेगा। उस समय जानते जो छोटे छोटे होमगार्ड लोग रहते हैं ना, उनके हाथ में भी पावर आ जाता है, उनके हाथ में भी एकदम जो है पावर आ जाता है। अगर जो विधायक है अगर 10 के बजाय 11 गाड़ी ले जाएगा ना, तो जो छोटा होमगार्ड है ना वो भी रोक देगा, रुक रुक रुक, तो रोक देगा, 11 गाड़ी काहे को ले जा रहे हो, तुमको तो 10 ही आदेश है ले जाने का। अब भाई वो तो विधायक है, अब विधायक है कि ये कुत्ता नहीं, तो तू हमको बोला, तू होमगार्ड होके हमको बोल रहा है, चल तुम्हारा ऐसा ट्रांसफर करवाएंगे ना, तो फिर ऐसी जगह करा देंगे ना, जिंदगी भर रोएगा। अब उसको लगा ठीक है, अच्छा जाइए महाराज, आप जाइए जाइए। डीएम के पास फोन लगाएगा, हाँ सर जो विधायक है, फला विधायक है ना, 11 गो गाड़ी ले जा रहा है। क्या 11 गो गाड़ी, भेज मेरे ऑफिस भेज, तो भेजेगा। क्यों रे, तुमको समझ नहीं आ रहा है, 11 गो गाड़ी ले जाए, तुमको आदेश कितना है, 10। अगर वो विधायक हाथ बिनती जोड़ लिया, महाराज गलती हो गया, डीएम साहब गलती हो गया, तो कोई बात नहीं। अगर डीएम ठीक ठाक रहे, भाई चलिए अच्छा ठीक है, आपसे गलती मत करना, और नहीं तो क्या करेगा, वो जो पर्चा रहेगा ना रद्द, ऐसे काट देगा, जाओ रद्द कर दिए, जाओ। जीतने की बातें छोड़ो, अगली साल लड़ना, अगले पंचवर्षीय में जीतेगा, जीतने की बातें ही छोड़ दीजिए, कट कर दिया, जाओ अब लड़ना अगले पंचवर्षीय में। तो बहुत पावर आ जाता है आचार संहिता में, ठीक। तो आचार संहिता चुनाव लगता है। और जो ये आपका सिविल संहिता है, ये कहाँ लगता है, विवाह शादी में लगता है, ठीक। विवाह, जैसे विवाह विच्छेद, विवाह के मैटर पे क्या लगता है, सिविल संहिता। देखिए इसमें कहा गया नागरिकों के लिए एक समान, ठीक, एक समान सिविल संहिता, सिविल संहिता। देखिए इसमें कहा गया कि जो भी नागरिक है, ठीक, वह किसी भी धर्म के हैं, हिंदू बौद्ध जैन कोई भी धर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन वह विवाह जो करेगा या विवाह विच्छेद करेगा वो किसके आधार पर होगा, वह एक समान सिविल संहिता के आधार पर होगा, एक समान, ठीक। ऐसा नहीं कि भाई मुस्लिम है तो उनका अलग नियम रहेगा, और हिंदू है तो अलग, बौद्ध है तो अलग, ईसाई है तो अलग, ऐसा नहीं। आप विवाह के रीति को अलग मान सकते हैं, ठीक। जो विवाह की रीति है उसको अलग तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विवाह विच्छेद करना हुआ तो इसमें क्या होगा, विवाह विच्छेद ये विवाह के लिए एक समान, कोई भी धर्म हो सभी के ऊपर क्या लगेगा, एक समान सिविल संहिता लगेगी, एक समान, ठीक। अब देखिए मुस्लिम में क्या होता है, मुस्लिम जैसे कि कुछ लड़के वाले पक्ष रहेंगे, लड़की वाले पक्ष रहेंगे, फिर उसमें क्या कहेगा, जैसे कि जो उसमें मौलवी साहब रहते हैं, भाई लड़की की तरफ से बुलाते हैं, आपको निकाह कबूल है, 3 बार बोले कबूल है, कबूल है, कहेगा कबूल है, चलो हो गया। कहेंगे देखिए भैया कबूल है, इनको देखिए आपके सामने कर रही हैं। फिर उसके बाद लड़का के सामने से कहेगा भाई आपका पिता फला आदमी जो भी नाम रहे, लड़का का पिता ये इतने रस्मों के साथ बामुहब्बत निकाह आपको कबूल है, तो लड़का कहेगा कबूल है, 3 बार बुलाएंगे कबूल है, तो निकाह हो जाता है। तब उसमें क्या बढ़ता है, छोहाड़ा बढ़ता है, छोहाड़ा बढ़ रहा है तो आप समझिए कि निकाह हो गया है, ठीक। लेकिन उसमें एक ऑप्शन रहता है, अगर कह दिया निकाह नहीं कबूल है तो शादी नहीं होगा, निकाह नहीं होगा, ठीक। तो उसमें भी ऑप्शन रहता है। और ईसाई लोग में क्या होता है, एक मोमबत्ती 2 मोमबत्ती जलाएंगे, बैठेंगे, लिखेंगे, बहुत साधारण विवाह होता है उन लोगों का। और हिंदू में भाई साहब बहुत ही खतरनाक विवाह होता है। जान लीजिए दुबरा लगता है, पहले दुबरा लगेगा उसी समय से चालू हो जाएगा, शाम को क्या क्या तमाम बाइश करता है भाई साहब, जान लीजिए ना।
इतना मतलब पूरी रात भर लड़का लड़की को जगा के रखते हैं। सुबह से बेचारे के देखेगा पूरा क्रीम पाउडर सब यहाँ तक पूरा बानर बना देता है उसको, जान लीजिए काजल यहाँ तक चू जाता है, इधर तक आ जाता है पूरा। भाई साहब सुबह में देखेंगे ना पूरा बांदर बन जाता है। बहुत जान लीजिए हिंदू विवाह में अलग अलग रीति हैं। तो देखिए आप रीतियों को अलग मान सकते हैं, आप चाहे जिस तरह से विवाह करिए कोई दिक्कत नहीं। आप आपका रीति कोई भी हो, ठीक, चाहे पृथ्वी करिए, आसमान में करिए, मढ़ई करिए, छत पे करिए, कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विवाह विच्छेद कर रहे हैं, विवाह विच्छेद कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कोई भी धर्म हो सबके ऊपर क्या लगेगा, समान सिविल संहिता लगेगा। समान सिविल संहिता, हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म हो सबके ऊपर क्या लगेगा, समान संहिता लगेगा। हिंदू धर्म में बहुत ही भाई साहब रात भर जगा देते हैं। अब इसीलिए जल्दी वो कहता भैया जाने दीजिए, अब दोबारा हम शादी न करेंगे, इसीलिए जल्दी शादी भी नहीं करता है। और लड़कियां से अगर कहेंगे ना, अच्छा हम तो उसे विच्छेद करना चाहते हैं, विवाह विच्छेद ना, कहेंगे 7 गो फेरा लिए, 7 गो फेरा, 7 जन्म तक माथा चाटेंगे, नहीं करेंगे विवाह विच्छेद, खोपड़ी खा जाएगी, जान लीजिए। बहुत इस सब में जो है कि, तो फिर समझ आया ना। ये देखिए क्या 44 में क्या कहा गया, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी विवाह विच्छेद ये सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। इसका नियम समान रूप से लागू होगा। विवाह की रीति अलग अलग हो सकता है, ठीक, विवाह की रीति अलग अलग हो सकता है। आप चाहे जैसे विवाह करिए, जिस प्रकार करिए, उसमें चाहे माड़ों पे चढ़ जाइए या नीचे करिए, इसे आपकी कोई भी रीति है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ना, जो देहाती एरिया में होता है ना, तो जो लड़का की तरफ का रहता है ना, वो मड़ुइया हिलवाता है ऐसे, उसी में कुछ कुछ पैसा डाल देते हैं और मड़ुइया हिलवाता है पैसा गिराने के लिए। तो अलग अलग रीति है, कोई दिक्कत नहीं। आप पैसा डालिए, चाहे पत्थर डाल दीजिए, उसी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विवाह के विच्छेद ये सब क्या होगा, समान रूप से लागू होगा, कोई धर्म हो, हिंदू हो या मुस्लिम लोग हैं, ठीक। समझ आए ना 44 आपको समझ आया। आगे बढ़े चलिए, ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए अब इसमें देखिए अनुच्छेद 45 लिखे नहीं है, देखिए अनुच्छेद 45 क्या है, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें कहा गया निःशुल्क शिक्षा देना है बच्चों को, ठीक। लेकिन अब 6 वर्ष से छोटा है तो उसको शिक्षा कितना देंगे, उसके लिए इसी में कहा गया कि उसका स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखोगे, ठीक, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे। अब 6 वर्ष का भाई ये है, तो उसको आप कितना ज्यादा शिक्षा देंगे, उसका अब 6 वर्ष से छोटा है तो उसका स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखेंगे ना। तो इसी में कहा गया स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है स्टेट को, ठीक, वो छोटे बच्चा को, ठीक, यानी जो 6 वर्ष से कम है उसको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, ठीक। और उसको क्या करना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। अब देखिए ये किस में है, आर्टिकल 45 में है। नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी आता कितने से कितने के बीच में, 36 लेके 51 के बीच में। अब ये तो है 45 यानी 36 से 51 के बीच में ना है। अब तो ये तो डीपीएस में हो गया। अब सरकार अगर अनिवार्य शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा न दे तो आप क्या करेंगे, न्यायालय में जाएंगे, नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भगा देगा, नहीं जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि भैया इसमें तो शिक्षा बाधित हो जाएगा, और शिक्षा तो हर लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा से ही आप हर चीज प्राप्त कर सकते हो, आप कुरीतियों से दूर हट सकते हो। इसीलिए कहा नहीं, यहाँ से शिक्षा को हटाना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे कार्य करवाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या किया गया, 86वां संशोधन किया गया, ठीक, 86वां संशोधन करके ठीक, 86वां संशोधन करके 2002 में इसको मूल अधिकार में रख दिया गया। किसमें रख दिया गया, मूल अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 के क में रख दिया गया, ठीक, किसमें, 21 के क में। अब देखिए 21 मूल अधिकार कितना है भैया, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है। अब देखिए ये जो 21 है, 21 12 और 35 के बीच में ही है ना, बीच में ही है ना। तो देखिए तो क्या हुआ, बीच में है, तो अब ये क्या हो गया, मूल अधिकार हो गया। आप शिक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, किसी भी न्यायालय में जा सकते हो। आपको आपसे अगर कोई जबरदस्ती कार्य करा रहा है कि भैया चल तू काम कर,
तुमसे काम करवाएंगे ना पढ़ाएंगे, तो अब पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बताइए आप लोग को ये चीज़ आया कि समझ आया कि नहीं आया? नहीं आए तो क्या करिए, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से हम बता देंगे। जहाँ ना समझ आए आप लोग फिर से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक, यूट्यूब वाले कमेंट करके पूछ सकते हो कहाँ पर नहीं आया। ठीक, बाकी लोग आप पूछ सकते हो तुरंत अभी। तो